हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मैकेनिकल डोज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंजीत कुमार, जिनका सिलेक्शन रिसेंटली एनपीसीआई में हुआ है। तो आज हम जानेंगे इनके बारे में और इंटरव्यू के बारे में कि किस टाइप का इंटरव्यू पैटर्न था और किस टाइप के क्वेश्चन एनपीसीआई जनरली पूछता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम अंजीत जी। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू। थैंक यू। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम अंजीत कुमार है। गया बिहार। डिप्लोमा 2017 में पास आउट किया गया कॉलेज, गया पॉलिटेक्निक कॉलेज से। और अभी मैं एनपीसीएल काकरापर सूरत में साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो इन काकरपारा साइड से हुआ है। अच्छा अच्छा। तो क्या था, मतलब क्या जर्नी रही आपकी एनपीसीएल तक आने में? जर्नी मैकेनिकल से डिप्लोमा 2017 में पास आउट करने के बाद तैयारी शुरू की। बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, बट फाइनली एनपीसीएल काकरापर में सिलेक्शन हुआ एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट। अच्छा अच्छा। तो यदि हम एनपीसीएल के बारे में बात करें, क्योंकि रिसेंटली एनपीसीएल का काफ़ी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और कैका का एग्ज़ाम हो चुका है। तो काफ़ी बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो यस यस। यदि इंटरव्यू के रेस्पेक्ट में बात करें तो एनपीसीएल का इंटरव्यू कैसा होता है और किस टाइप का पैटर्न है वहाँ का, थोड़ा सा बता दीजिए। अगर रिटर्न की बात किया जाए, अगर एमपी से ककरापर साइड का, तो 120 को टेक्निकल रहता है। उसके बाद 5 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाता है। और इंटरव्यू में जनरली 4-5 सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और 4-5 सब्जेक्ट के अलावे अगर एनपीसीएल में इंटरव्यू जा रहे हैं तो अगर पावर प्लांट है, पावर प्लांट और एचएमटी एक पूछेंगे ही पूछेंगे वहाँ पे। तो पंप। तो यदि शॉर्ट में एनपीसीएल के यदि रिटर्न की बात की जाए कि रिटर्न में यदि टेक्निकल पार्ट अच्छा करना है, टेक्निकल पार्ट में अच्छा स्कोर करना है, तो टेक्निकल पार्ट कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? टेक्निकल पार्ट बुक से पढ़े और कुछ नोट्स से ही पढ़ें। और बुक्स आर के जैन, आर एस फर्मी बहुत से एफिशिएंट है कि ये लिखने के लिए। पहले बेसिक कंसेप्ट तो होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा हम इंटरव्यू की बात पे आते हैं। तो इंटरव्यू में यदि क्वेश्चंस की बात किया है तो क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? इंटरव्यू में जनरली वहाँ पे हम गए हैं तो आगे 4 सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट बोले के लिखने के लिए, तो 4 फेवरेट सब्जेक्ट लिख दिए। और उसके बाद एनपीसीएल के इंटरव्यू में जनरली ये नहीं है कि आप अगर फेवरेट सब्जेक्ट पूछ रहे हैं तो हो सकता है पूछ ही सकते हैं, हाँ नहीं पूछ सकते हैं, एक पैनल पर डिपेंड करेगा। जी मेरे से तो अगर ये 4 सब्जेक्ट पूछे थे तो 100 बोले थे। फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जी। और मटेरियल साइंस। बट बहुत कम ही सब्जेक्ट पूछा गया था मेरे से फेवरेट सब्जेक्ट। मतलब कि एमएसटी से बात किया जाए तो आयरन कार्बन डायग्राम बोले थे खींचने के लिए। मटेरियल साइंस से अध्ययन क्यों करते हैं। जी और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में फ्री एक्सपेंशन पूछे थे कि फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, थ्रोटलिंग क्या होता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स से हमको पूछे थे कि टाइप्स ऑफ टरबाइन, टरबाइन क्या करता है, पंप क्या है, जी। पंप का कैटेगरी बांटने के लिए। और 100 में से हम मेरे से ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, बट और सब पैनल में 100 में से एसएफडी बीएमडी डायग्राम अच्छा। यूजुअली लोड कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड पे खिंचवाते हैं। और पावर प्लांट में तो वो पूछेंगे अगर रैंकाइन साइकिल ड्रा करने के लिए पीवी डायग्राम, ये डायग्राम जो भी डायग्राम है रैंकाइन साइकिल में इफिशिएंसी निकालने के लिए बोलेंगे कि चलो इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे इफिशिएंसी बढ़ेगी रैंकाइन साइकिल पे। जी और
फिर पूछे थे कि कंडेंसर है तो कंडेंसर क्या कार्य है, इवापोरेटर का क्या कार्य है, जो भी वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा वो सबका फंक्शन पूछेंगे। और पूछे थे कि कंडेंसर है तो कंडेंसर में हमको वैक्यूम मेंटेन करना है तो कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन अच्छा हमको से अच्छा। पूछा गया था बट हम बता नहीं पाए थे एक क्वेश्चन। तो और हीट मास ट्रांसफर से ही पूछे थे कि चलो LMTD क्या होता है, हीट एक्सचेंजर क्या है, उसके टाइप क्या है, ये सब पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बेस ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं पूछेंगे वहाँ पे। हाँ। आपको बेसिक क्वेश्चन में ही आपको किस तरह से वहाँ आंसर देना है, वहाँ पे नर्वस नहीं होना है, आराम से पोलाइटली आंसर देना है। तो बेसिकल सब्जेक्ट की यदि बात की जाए तो आपका एक HMT हो गया, और फ्लूइड एच एम मैकेनिक्स टी हो गया, पावर प्लांट हो गया, फ्लूइड मैकेनिक, पावर प्लांट, और इसके अलावा सॉम हो गया। काम हो गया, मटेरियल साइंस भी बोल सकते हैं। अगर आप डिपेंड करता है कि आपका क्या फेवरेट मैंने है उस पर हाँ डिपेंड करता है। ऐसे पावर प्लांट, HMT और पंप, ये तीन चीज अच्छे से पढ़ना चाहिए अगर NPTEL का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। अब बेसिक थर्मोडायनामिक्स तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो जिस यूनिट में आप जाते हैं तो यदि वो पावर प्लांट की यूनिट है तो आपको पावर प्लांट और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे थर्मल एस्पेक्ट पे जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो आपको पढ़ के जाना है। तो जो भी NPTEL का आपको बारे में पढ़ना कि NPTEल का कितने यूनिट है इंडिया में, कहाँ कहाँ पे है, टोटल कितनी पावर जनरेट करता है, NPTEल के बारे में अध्ययन उसको जी नॉलेज जी। होना चाहिए कि NPTEल के कहाँ कहाँ यूनिट है। तो बात है। हाँ NPTEल का एडवांटेज क्या है, NPTEल की जरूरत क्यों हुई हमको, ये भी होना चाहिए। सबसे अच्छा चीप एंड बेस्ट बिजली प्रोडक्शन कौन करती है, गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत होते हैं, उसमें से पूछेंगे। जो भी पावर प्लांट जिससे हम बिजली प्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इंडिया में हम बिजली प्रोडक्शन किससे कर कैसे कैसे करते हैं, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हल्का हल्का। जैसे विंड पावर हो गया, विंड पावर से हम लोग बिजली प्रोडक्शन करते हैं, जियो सैक्रेनस से कर सकते हैं, सोलर से कर सकते हैं। बिल्कुल। इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हाँ मतलब पर्टिकुलर आप जिस यूनिट में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए उस यूनिट के बारे में एक ओवरव्यू कि वो क्या काम करता है, कहाँ करता है, कैसे करता है, कितनी कैपेसिटी के साथ करता है, ये सब आपको एक मालूम होना चाहिए, एक आइडिया आपको होना चाहिए, बेसिक आइडिया। या तो इसके बाद काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है कि लैंग्वेज का वेरिएशन होता है कि इंटरव्यू में कुछ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, हिंदी वालों को कम दी जाती है, या तो उसको लेके NPCL में क्या है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो में कंफर्टेबल हैं उसमें आंसर दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में ही बोले, ऐसा जरूरी नहीं है। जी। आप इंटरव्यूअर के कितना अच्छा समझाते हैं, जो लैंग्वेज में अच्छा समझाते हैं वही लैंग्वेज बोलिए। इंटरव्यूअर का समझ में आना चाहिए कि हाँ ये सही बोल रहा है। वहाँ पे सब हिंदी वाले भी रहेंगे, इंग्लिश वाले भी रहते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है कि ये आपको इंग्लिश में बोलना ही है, ज़बरदस्ती आप इंग्लिश में बोले जा रहे हैं, नहीं आ रहा फिर भी। तो बात सही है, ऐसा नहीं है। तो कंफर्टेबल लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश दोनों भी मिक्स करके यूज कर हाँ, सकते हैं। जो भी आपको, हाँ दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों कोई यूज कर दिक्कत नहीं सकते है। हैं कि टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में बोल दिए, हाँ बाकी आपने हिंदी में एक्सप्लेन कर हाँ दिया। हाँ 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 हाँ, कर सकते तो इंटरव्यू में जनरली पैनल क्या होता है, कितने लोगों का पैनल होता है, और टाइमिंग की बात की जाए कितना टाइमिंग वो लोग लगते हैं। हैं। ऐसे जनरली डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कि कौन सा कितना स्टूडेंट है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो पैनल 5 गो 6 गो बना। अगर यहाँ हम लोग की बात किया जाए तो हम लोग के समय 6 पैनल थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और 6 पैनल थी तो उसमें सब में अलग अलग वेरिएशन करता है इंटरव्यू का। इसमें किसी का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है, किसी का इजी रहता है। पैनल बहुत डिपेंड करता अच्छा। तो कितने लोगों का पैनल होता है, कितने मेंबर होते हैं। है। जनरली हम यहाँ पे छः छः मेंबर रहते हैं एक पैनल में। अच्छा अच्छा, 5 से 6 मेंबर आध अप्रोक्स। हाँ, 5 से 6 नंबर। जनरली आधा घंटा इंटरव्यू, 25 से 30 मिनट इंटरव्यू एवरेज। तो 25 से 30 मिनट उन लोग काफ़ी एक अच्छा टाइमिंग इंटरव्यू को दे देते हैं वो लोग। हाँ हाँ, डिपेंड करता है कि वहाँ पे उन लोग जज कर लेते हैं कि किससे कितना लेना है। अगर उनको लगता है कि नहीं ये सिलेक्शन उतने अच्छा सा जवाब नहीं दे पा रहा तो उनको जल्दी ही निकाल दिए। जिनको जी। लगता है कि नहीं अच्छा बता रहा है, जो अच्छा बताएंगे उनको ज़्यादा टाइमिंग देगा।
जनरली। अच्छा अच्छा। तो ये हम बोल सकते हैं कि यदि आपका इंटरव्यू लंबा टाइम तक जा रहा है तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू थोड़ा ठीक जा रहा है। हाँ। तो इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटरव्यू अच्छा जाता है, वो बोलते हैं कि अच्छा इंटरव्यू गया, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता इंटरव्यू में। तो इसका रीज़न क्या बोल सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? उनका रीजन हो सकता है कि मे बी वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका वो सटीक आंसर नहीं दे पा रहे हैं, कुछ और ज़्यादा उसमें अपना एडिशनल कुछ लगा दे रहे हैं। मैंने आंसर जो है वो सटीक आंसर होना चाहिए। ज़्यादा ये नहीं कि ज़्यादा आपको डीप पे नहीं जाना है, जो क्वेश्चन जितना कहता है उतना ही आंसर दीजिए। और वहाँ पर ज़्यादा अपना मन से कुछ बोलने का नहीं है, जो है वही बोलिए। जी। तो मतलब एक्यूरेट बोलना है और बहुत ज़्यादा नहीं, एडिशनली अपनी तरफ से हाँ कोई ऐड नहीं करना है कि कुछ और पूछ रहे हैं हम कुछ और आंसर दे रहे हैं उस चीज़ हाँ का। हाँ। वह नहीं होना चाहिए। और नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप पोलाइटली बोलिए सर नहीं आता है, उसमें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी अगर 5-6 क्वेश्चन भी आप नहीं बोलते हैं तो कोई मैटर नहीं करता। हाँ, आप पे वो देखते हैं कि ये लड़का को नहीं आते हुए कितना सस्टेन कर रहा है, जी। कितना नर्वस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर नर्वस इंटरव्यू में होना ही नहीं है, एकदम स्माइलिंग चेहरा रखते हुए हम्म। सभी इंटरव्यूअर को आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहाँ पे आई कांटेक्ट कीजिए और आंसर एकदम पोलाइटली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो जैसे हम टेक्निकल की बात करते हैं, मैकेनिकल की और ऑटोमोबाइल की, तो टेक्निकल के अलावा किसी और फील्ड से या नॉन टेक्निकल फील्ड से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या? हाँ कभी कभी जनरली पूछ लेते हैं, जैसे जो टेक्निकल पार्ट पूछने के बाद हल्का नॉनटेक पूछ लेते हैं कि अभी करंट में कौन राष्ट्रपति है, ये सब पूछेंगे। एक कोरोना वायरस क्या था, हम लोग के टाइम में हाँ। कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस क्या है, कैसे हो, कितना दिन लॉकडाउन लगा, ये कौन सा एक्ट में लगा था, जनरली सब मैटर नहीं करता है। अगर आप टेक्निकल में अच्छा जवाब दिए तो नॉनटेक में उतना नहीं बताते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है कि मेरा नहीं आता है। सर नॉनटेक नहीं पढ़े हैं फिलहाल, बता के चले जाइए। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है ठीक है। हाँ मतलब बेसिक जो आपका करंट में सैनरी चल रहा है आपके वर्ल्ड में या कंट्री में, तो उसका हाँ थोड़ा बेसिक आप देख सकते हैं बस। हाँ आइडिया होना चाहिए। हाँ कि आप एक जागरूक नागरिक जागरूक एक कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है कि आप केवल टेक्निकल में ही घुसे हुए हैं, आपको थोड़ा बहुत तो हाँ बाहर की हाँ। भी नॉलेज है। तो यदि लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन क्या रहता है एनपीसीएल के इंटरव्यू का? लोकेशन हो सकता है वो टाउनशिप में भी ले या फिर अपना नज़दीकी जो शहर है वहाँ भी ले सकते हैं। अच्छा। तो वो डिपेंड करता है कि किस साइट का इंटरव्यू है, किस साइट का। हाँ 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 हाँ। तो जैसे अभी बात की जाए तो कैगा साइट का अभी आंसर की आ चुकी है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका श्योर नहीं है इंटरव्यू हो पाएगा, सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे। तो रिजल्ट के बाद यदि बात की जाए तो कितना टाइम ये लोग अप्रोक्स मिल जाता है इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए? 2 महीना अप्रॉक्स मिल जाना चाहिए, 2 महीना अप्रॉक्स इंटरव्यू के लिए देते हैं। अच्छा। तो रिजल्ट के बाद एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, 1 से 2 महीने का, क्योंकि काफ़ी लोग जो उनको होते ऐसा हैं। लगता है कि नहीं मेरा मार्क्स अच्छा है तो तैयारी अपने ग्रुप में करने से तैयारी इंटरव्यू के लिए अच्छा है। एक ग्रुप में हो और ग्रुप ग्रुप बना के अपना जो इंटरव्यू की जैसा प्रिपरेशन करें, और रोज अपना टॉपिक वाइज अध्ययन करना चाहिए। जी। तो इसके अलावा यदि प्रैक्टिस की बात की जाए, देखो एक होता है कि आपको कोई चीज़ें आती हैं, आपको टेक्निकल आता है, आपको क्वेश्चंस हाँ भी आते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हम लोग उस चीज़ को बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं एक सही वे में, तो उसके लिए क्या करना यस पड़ेगा? यस। उस देखिए ऐसे आपको जो भी इंटरव्यू मिल रहा है कि हम पढ़े हैं बट वहाँ पे बता याद नहीं है, इंटरव्यू के सामने बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें होती है जो याद नहीं आती है डायरेक्ट। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अपने रूम पे या फिर अपने ग्रुपिंग कीजिए, ग्रुपिंग में आप एज ए जैसे इंटरव्यू के तर्ज पे आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ एक टॉपिक रोज़ सब्जेक्ट पे अध्ययन कीजिए उसको। आप एक मैंने जो भी स्टूडेंट है वो एज ए इंटरव्यूअर मान लीजिए, जो एक है वो स्टूडेंट रहेगा वहाँ पे अपना इंटरव्यू पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीका से।
जी। तो मतलब जो बोलने का एक डर होता है, हेजिटेशन होता है, हाँ, डर हो। अपने दोस्तों को भी जो ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए। एक आपस में डिस्कशन करते रहना चाहिए। टेक्निकल के क्वेश्चंस, रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो इसके अलावा बात किया है कि इंटरव्यू में ओरली इंटरव्यू होता है या कभी वहाँ पर कोई मतलब वाइट बोर्ड वगैरह होता है जिस पर वो कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेते बोर्ड हैं। रहेंगे वहाँ पे जनरली, वो डिपेंड करता है उनको। अगर हार्ड बोर्ड वो भी रहता है, हार्ड बोर्ड जो भेजेंगे। अच्छा। पेपर पेन भी यूज करते हैं कभी कभी, हो सकता है पेपर पेन, कोई कोई पैरेलल पेपर पेन यूज करते हैं। ऐसे बोर्ड भी रह सकता है, पेपर पेन भी रह सकता है, इसमें कोई। अच्छा। तो किसी क्वेश्चन को यदि अब समझाना है तो यदि अपन पेन से या बोर्ड से समझाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। कोई डायग्राम, हाँ जितने डायग्राम बनाए अच्छे से, ब्लॉक डायग्राम या रफ डायग्राम, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है कुछ। हाँ, पड़े वो। तो अब यदि किसी कैंडिडेट को तैयारी स्टार्ट करनी है इंटरव्यू की सपोज, तो वो सबसे पहले क्या स्टेप उठाएगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट करे, कौन सी बुक उठाए या कौन सा यूट्यूब पे कोई चैनल स्टार्ट करे, कैसे स्टार्टिंग करे प्रिपरेशन। और सबसे पहले जो एक मैकेनिकल का हैंडबुक आती है, वो जी। बहुत ही अच्छी बुक है। वो बार उसको पूरा पढ़ लेना चाहिए। ओके। और कोई बुक, जो भी एक स्टैंडर्ड बुक है आपके पास, वो अध्ययन कीजिए। प्लस जो भी आप टीचर के द्वारा पढ़े हैं उतना पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी है। तो मतलब इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि आप लोग डेरिवेशन कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं किसी चीज़ के में। नहीं, डेरिवेशन ये सब नहीं करने हैं, और आपको बेसिक बेसिक भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में थोड़ा तो समझाना, मैंने आपको किस तरह समझाना है ट्रेवलर को बस। और इसके अलावा जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस वो टेक्निकल से पूछ लेते हैं कि प्रेशर कुकर कैसे काम करता है, या फिर हाइट पे जाते हैं हाँ, तो ऑक्सीजन की कुछ कमी। मैंने उसका यूज प्रैक्टिकल क्षेत्र में नॉलेज होना प्रैक्टिकल, चाहिए। हाँ। जो हम लोग हाँ पढ़ते हैं तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो यूज हो रहा है उनके बारे में उसको एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। जी। प्रेशर कुकर कैसे वर्क कर रहा है, या फिर जो भी वो प्रैक्टिकल क्षेत्र से पूछते हैं। मैंने हमको पानी पहुंचाना है 3 तल्ला मकान पे, तो कैसे पहुंचाएंगे। तो कुछ क्षेत्र में नॉलेज होना चाहिए एक्स्ट्रा, और नॉलेज जो पढ़ते हैं उसका यूज होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ पे हम करते हैं। जो भी पढ़ रहे हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, तो उसका यूज कहाँ कहाँ पे हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। जी। जी। तो थ्योरी के अलावा आपको उन थ्योरी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको एक बार पढ़ के जाना है, और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनसे रिलेटेड हाँ, वो भी आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन ही पूछेंगे। जो भी एनपीएसएल जनरली एप्लीकेशन के बारे में पूछे, कहाँ है कि उसका यूज एप्लीकेशन से ही ज़्यादा पूछेंगे। जैसे पंप है तो जी। जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स बोलने से फ्लूइड मैकेनिक्स ज़्यादा पूछते नहीं है, जिसका एप्लीकेशन है पंप, टरबाइन, ये सब। तो ये सब बहुत पूछेंगे आपको। पंप का, पंप है, टरबाइन, इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं, वो सब पूछते हैं जनरली। तो कविटेशन हो गया, ये सब पूछते हैं। कविटेशन, एनपीएसएच, ये सब पंप में बहुत सारे पूछते हैं। प्राइमिंग, प्राइमिंग क्या होती है। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट भी आपको एक बार अच्छे से करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट से भी काफ़ी क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं टेक्निकल के हम फील्ड में देखा जाए तो। यस यस। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मैंने और अंजित ने भी एक इंटरव्यू दिया था, और आई थिंक वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। और वो इंटरव्यू भी डीआई के अंदर ही था, एएमडी। एएमडी का था। तो उसका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमारा। और वहाँ से भी कुछ काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस इंटरव्यू से कि क्या कमियां की थी हमने और क्या गलतियां ऐसी की जिसमें वहाँ सेलेक्ट नहीं हुए। क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ नहीं होना चाहिए, उसका कमी क्या था मेरे पास, उस कमी को खोजना चाहिए, उस कमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल। ये मेरी कमी है, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो आपको उसको नेगेटिव में ना ले जाते हुए उसको अपॉर्चुनिटी बनाइए कि उसमें मैंने क्या कमियां की थी, और उस कमियों को दूर करके नेक्स्ट एग्ज़ाम में या नेक्स्ट इंटरव्यू में आप जब अपीयर होते हो तो उसको आपको उसमें ओवरकम करना है।
या बिल्कुल। तो जैसे एएमडी का इंटरव्यू था तो उसमें भी वो भी डीआई के अंदर आता है, तो उसका भी पैटर्न और क्वेश्चन आंसर का जो लेवल था वो भी सेम ही रहता होगा। सही बात। तो एक डाउट और आता है बच्चों को, जैसे कि एनपीसीआई में डिप्लोमा के बेस पे पोस्ट रहती है आपकी, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल डिप्लोमा के बेस पर आपका इंटरव्यू देने जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डिप्लोमा प्लस बीटेक करने के बाद इंटरव्यू देने जाते हैं। तो क्या इसका डिफरेंस आता है इंटरव्यू में कि आप बीटेक करने के बाद इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो उसका अलग इफेक्ट पड़ेगा, और आप केवल डिप्लोमा होल्डर हैं तो उसका अलग इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप मेंशन कर दिए हैं कि हम डिप्लोमा प्लस बीटेक भी किए हैं तो हल्का सा हो सकता है मे भी आपसे दिख जाए। अच्छा, तो उनका थोड़ा ट्रेंड चेंज हो जाता है यदि आप डिप्लोमा प्लस बीटेक अपीयर होते हो तो। ओके, तो जो लोग डिप्लोमा प्लस आपसे ज़्यादा बीटेक। अपेक्षाएं हो जाती है हाँ। कि बीटेक किया तो थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा होगा ही डिप्लोमा से, तो थोड़ा सा हो सकता है। जो आप वहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम एक्सपीरियंस कहीं से किए हैं तो इस एक्सपीरियंस के बारे में भी डिटेल आपको होनी चाहिए। जी। अगर कोई आईएएस से अप्रेंटिस करते हैं तो उसके बारे में बहुत अच्छे से होना चाहिए कि आईएएस ने क्या क्या किया था, तो उसके बारे में बहुत कुछ नहीं है। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अप्रेंटिसशिप के बेस पर आते हैं या फिर उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है पैरेलल में, तो वो लोग यस उस यस। चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर कराएं अपना उस पार्ट को। हाँ। तो काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली जिस फील्ड से आप एक्सपीरियंस करके आए हो या अप्रेंटिसशिप करके आए हो। यस। तो जैसे एनपीसीएल में स्पेशलाइजेशन का थोड़ा सा एक इशू रहता है कि मैकेनिकल में यदि आप ऑटोमोबाइल से हैं या फिर प्रोडक्शन से हैं, आधे सी से हैं, तो आपको अलाउ नहीं करते हैं कुछ कुछ साइट्स में। हाँ हाँ, जैसे ककरापारा साइड में ओनली मैकेनिकल लेते हैं और सब साइड में ऐसा शायद नियम नहीं है। खाली ककरापार असल में ऐसा नियम है कि ओनली फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल की होनी चाहिए। नरोरा अच्छा। में हम लोग इंटरव्यू दिए थे तो वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं था कि प्रोडक्शन है या कोई है, वहाँ पर इक्वल है कि बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए फाइनली जो अच्छा, प्रोडक्शन थे। तो आप नादौरा का भी इंटरव्यू दे चुके हैं एनपीसीएल में? यस, नरोरा को भी देखिए। तो आपने भी मतलब 3 से 4 इंटरव्यू में अपियर हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का। और मोस्ट इंटरव्यू आपके डीएई वाले ही इंटरव्यू हैं शायद। हाँ, मैंने बीआरसी का इंटरव्यू दिए है, आईजीसीआर इंटरव्यू दिए, हाई वाटर बोर्ड, एएमडी और नरोरा का भी इंटरव्यू दिया। तो वहाँ पर जनरली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम खिंचवाए थे। तो हम तो जनरली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अच्छे से होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या हम अगर डिफरेंट डिफरेंट लोड लगाएंगे तो स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे कैसे होगा वो होनी चाहिए। जी। और मटेरियल साइंस में आयरन का डायग्राम मस्त ड्राइंग वहाँ पे। तो वही है कि जो एक सब्जेक्ट का जो मेन पॉइंट है, जो मेन पार्ट है, वो तो आपको एक अच्छे से करके जाना है। जैसे स्वयं की बात की जाए तो मेन आपका पार्ट है तो उसके बारे में स्टेटिस्टिक्स डायग्राम आपको आना स्ट्रेस चाहिए। स्ट्रेन डायग्राम। और मटेरियल साइंस की बात की जाए तो आपको आयरन कार्बन डायग्राम आना चाहिए, और मटेरियल की स्ट्रेस प्रॉपर्टीज आना प्रॉपर्टी के बारे में चाहिए, होना चाहिए। 31। टाइप्स ऑफ स्टील, हम लोग टाइप्स हीट ऑफ आयरन। ट्रीटमेंट क्यों करते हैं आखिर, हाँ टाइप्स ऑफ स्टील, हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं आखिर, क्यों और कैसे का आंसर होना चाहिए। वही। अगर कोई भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे। बिल्कुल। तो फाइनली यही है कि आप जिस भी क्वेश्चन को या जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, तो हर क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, और उसकी बेस में और क्या हम्म। क्या वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ क्रॉस की। इसका भी थोड़ा जैसे तैयार। एक पिक्चर था कि हमारे स्टेशन कोई भी है, अगर हम ईल्ड पॉइंट तक लोड लगाते हैं और ईल्ड पॉइंट को बाद लोड लगाने के बाद हटा देंगे तो उसके बाद ग्राफ का वेरिएशन कैसे होगा, इस बिल्कुल। तरह से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बेसिक से ही पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक्स में वो थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट कर देते हैं कि आपको कितना नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में। मेरे बीआरसी में पूछे थे कि अगर स्ट्रेस डायग्राम है और हम ईल्ड पॉइंट तक लोड लगाए उसके बाद हम रिमूव कर दिए
तो फिर उसका ग्राफ जो जाएगा फिर कैसे जाएगा ग्राफ। जी। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम खिंचवाएंगे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, बेसिक माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, रबड़ या और भी कटेल हाँ, एल्युमिनियम कास्टरन। तो जनरली जो हम अप्लाई करते हैं मटेरियल जो यूज करते हैं उनके आपको एटलीस्ट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज ये आपको मालूम होना चाहिए। देन तो यदि आप कंक्लूड करना चाहें इस इंटरव्यू को कि किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू स्टार्ट करना है तैयारी, और कंक्लूजन में आप क्या बोलना चाहेंगे, कंक्लूजन करना चाहें तो? कंक्लूजन अगर फाइनली कंक्लूजन करना चाहे तो स्टूडेंट को पंप, मशीनरी पंप जो भी हैं उनको अध्ययन बहुत अच्छे से होने चाहिए। ओके। और पावर प्लांट स्टेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप फेवरेट डे न रहे ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको। हम्म, इंटरव्यू को अपना ज़्यादा सीरियस नहीं ले इंटरव्यू का कि ज़्यादा हार्ड होता है, ऐसा नहीं है। आराम से प्रिपरेशन कीजिए, बस बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। आपको सब आएगा लेकिन वहाँ बोल नहीं पाइएगा। वहाँ पे बोलने के लिए वर्ड कम पड़ जाएगा आपको कि क्या बोले इंटरव्यू के सामने। इसलिए आप जितना हो सके यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, वो बेटर रहेगा। आपको वहाँ से अगर नहीं भी आता है क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है एकदम। और इंटरव्यू का तैयारी अपना अच्छे तरीके से कीजिए। ज़्यादा एकदम नर्वस नहीं होना है कि बहुत ही हार्ड है इंटरव्यू, ऐसा नहीं होता है। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा लेवल ही तक पूछते हैं जनरली, ऐसा नहीं है तो बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो दोस्तों, यदि आप अंजित जी की बातों को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, तो उन्हें अच्छे से नॉलेज है कि इंटरव्यू में क्या करना है क्या नहीं करना है, और बिल्कुल नर्वस फील नहीं करना है, किन किन सब्जेक्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है और क्या गलतियाँ हम कर देते हैं जो गलतियाँ नहीं करना है। क्योंकि आपको हो सकता है कि आपका फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू हो तो आप गलतियाँ कर जाएं, लेकिन अंजीत कुमार जी की बातों को आप देखेंगे तो 4 से 5 इंटरव्यू दे चुके हैं। तो आप उनकी बातों को एक बार ध्यान से सुने, और जो उन्होंने गलतियाँ की पास्ट इंटरव्यू में तो आप उनको रिपीट ना करें। और अंजीत जी के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना थैंक टाइम यू। दिया। तो थैंक यू। थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ और लक। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द कैंडिडेट्स। तो थैंक यू।